हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं रूट स्ट्रक्चर की, रूट की एनाटोमी। दोनों रूट डाइकोट एंड मोनोकोट रूट के बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम देखें एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देखने से पहले हम इसके सामान्य फीचर्स देखें। रूट के मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पहले तो हम देखें कि इस रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है प्लांट में। तो जो सीड में जो एम्ब्रियो होता है उसके रेडिकल से हमें पता है रूट का क्या होता है, ओरिजिन होता है। रेडिकल्स या मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है, मूल से वो मूलांकुर से मूल है वो निकलती है। उसके बाद उसकी और सामान्य फीचर्स देखें तो ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल के अकॉर्डिंग क्या करती है, ये ग्रोथ करती है, नीचे की ओर भूमि में ग्रोथ करती है। ये नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, मतलब प्रकाश से दूर की ओर गति करती है। और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक भी होती है, क्योंकि ये जल नीचे है तो जल की तरफ इसकी क्या होती है, गति होती है। और जैसे स्टेम में पर्व और पर्व संधियां नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, वैसे इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। अब हम इसके देखते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स। तो पहले हम देखें डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। डाइकोट रूट की जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे इससे पहले हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा था प्लांट्स में, तो टिश्यू सिस्टम 3 टाइप के कहा था। सबसे पहला था बाहर की ओर जो था वो था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में था वो था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा कौन सा था, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी 3 भागों में बांटते हैं। सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, और तीसरा होता है स्टील। तो रूट की एनाटॉमी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कहा ये डाइकोट रूट है, तो 3 भागों में इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसको हम एपिब्लेमा कहते हैं, या राइजोडर्मिस भी कहा जा सकता है, एपिब्लेमा। दूसरा होता है कोर्टेक्स, और तीसरा पार्ट है स्टील। सबसे पहले एपिब्लेमा देखें तो रूट में सबसे बाहरी आवरण ढोलकाकार पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है। ये क्या है, इसकी एक परत, ये एपिब्लेमा है। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर रूट हेयर पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। ये बहुत महीन स्ट्रक्चर्स होती हैं रोम की। ये मिट्टी के अंदर धंसे हुए रहते हैं और जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करते हैं। उसके बाद एक रूट में हम कहेंगे एपिब्लेमा के ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट होती है, जो कि हम स्टेम में देखेंगे वहाँ पे क्यूटिकल पाई जाती है। तो यहाँ क्यूटिकल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये होगी इसकी एपिब्लेमा। दूसरा हम बात करें कोर्टेक्स की, तो इसका कोर्टेक्स है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे बाहर एक्सोडर्मिस, उसके बाद जनरल कोर्टेक्स, और सबसे अंदर की ओर एंडोडर्मिस। ये 3 भागों में फर्दर डिवाइडेड है। एक्सोडर्मल जो सेल्स हैं वो भी इनमें पेक्टिन और सुबेरिन का जमाव होने के कारण ये क्या हो जाती हैं,
इम्परमिएबल हो जाती हैं। एक्टोडर्मिस के बाद में होता है जनरल कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ, और ये सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और क्योंकि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं तो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन है वाटर एंड फूड का स्टोरेज करना, तो इसका स्टोरेज करने का काम करता है। सबसे अंदर की ओर कॉर्टेक्स की लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा। ये अंतस्त्वचा है वो भी क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, एकल लेयर होती है, और ये भी ढोलकाकार या बैरल शेप्ड कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये एंडोडर्मिस की जो बैरल शेप्ड सेल्स हैं उनकी रेडियल और टेंजेंटियल वॉल्स पे क्या हो जाता है? सुपेरिन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये वाटर के लिए क्या हो जाती हैं? इम्परमिएबल हो जाती हैं, अपारगम्य हो जाती हैं। इनके ऊपर इनकी ये जो रेडियल वॉल हैं और ये जो टेंजेंटियल वॉल हैं, टेंजेंशियल वॉल है, इन पे किसका जमाव हो जाता? सुबेरिन का जमाव होने के कारण ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती हैं, और इनको केस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है, क्योंकि केस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने उनकी खोज करी थी। लेकिन ये केस्पेरियन स्ट्रिप्स कुछ एंडोडर्मल सेल्स जो हम अंदर अभी स्टील रीजन में देखेंगे जहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा, उस प्रोटोजाइलम के सामने वाली एंडोडर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर सुबेरिन का जमाव नहीं होता है, और उसे हम कहते हैं पैसेज सेल्स या ट्रांसफ्यूजन सेल्स। और वो क्या होती हैं? जल का पारगमन करने में सहायक होती हैं। एंडोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आएगी? पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के बाद ये होगी पेरिसाइकल। इस रीजन और पेरिसाइकल के अंदर क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यूज होंगे। स्टील रीजन हम क्या किसको कहते हैं? पेरिसाइकल से घिरा हुआ ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? पेरिसाइकल, और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं, पित्त है, उन सबको हम क्या कहते हैं? स्टील कहा जाता है, रंभ कहा जाता है, रंभ रीजन होता है वो। ये रूट है, तो रूट में कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं? जाइलम, क्योंकि जाइलम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो पतली होती हैं, जबकि मेटाजाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं। तो इसके आधार पे 3 प्रकार की कंडीशन होती हैं जाइलम की, हमने पहले भी देखा है। एक एग्जार्ज कंडीशन होती है, एक एंडार्ज कंडीशन होती है, और एक मेजार्ज। एग्जार्ज कंडीशन क्या होती है? अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एग्जार्ज बाह्य आदि दारू, क्योंकि आदि दारू कहते हैं प्रोटोजाइलम को। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है, तो इस कंडीशन को कहेंगे बाह्य आदि दारू या एग्जार्ज। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, मेटाजाइलम बाहर की ओर है, तो इस कंडीशन को कहेंगे अंतः आदि दारू या फिर एंडार्क कंडीशन। रूट में एग्जार्ज कंडीशन पाई जाती है, अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होते हैं और मेटाजाइलम अंदर की ओर होते हैं।
ये है प्रोटोजाइलम, और अंदर की ओर जिसमें चौड़ी वेसल्स दिख रही हैं वो क्या है, मेटाजाइलम। तो ये है जाइलम। और जाइलम हमने कहा कि पहले पढ़ा था कि रूट में हमेशा रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम एक त्रिज्या पर नहीं होकर के अलग अलग त्रिज्या पे पाए जाते हैं और अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं। जैसे यहाँ पे इस त्रिज्या पे जाइलम है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम। यहाँ जाइलम है, यहाँ क्या होंगे, फ्लोएम। यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम और यहाँ फ्लोएम। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। और यहाँ बीच में क्या होती है, पिथ पाई जाती है। ये पिथ होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। ये पिथ है वो डाइकोट रूट में क्या होती है, बहुत कम होती है या एब्सेंट होती है, जबकि मोनोकोट रूट में हम देखेंगे वेल डेवलप्ड होती है। इनके बीच में यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ पे इसमें कंजक्टाइव टिश्यू पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम के बीच में रूट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कंजक्टाइव टिश्यू पाया जाता है। एक बार हम इनको लेबल कर देते हैं। ये क्या है, रूट हेयर, ये है एपिब्लेमा, ये एक्जोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, और ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में हमने कहा कौन से सेल्स होती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, और कुछ सेल्स प्रोटोजाइलम के सामने वाली, बाकी इन सभी सेल्स में सुबेरिन का जमाव होगा, जबकि ये यहाँ प्रोटोजाइलम है तो प्रोटोजाइलम के सामने वाली सेल्स में क्या नहीं होगा, सुबेरिन का जमाव नहीं होगा। यहाँ प्रोटोजाइलम है तो ये सेल कौन सी कहलाती है, पैसेज सेल, मार्ग कोशिका कहलाती है। बाकी पूरी पे क्या पाए जाते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, क्योंकि जल का जब कंडक्शन होता है तो वो इसी तरह से होता है, यहाँ से होता हुआ प्रोटोजाइलम यहाँ जाता है तो वो क्या करता है, पैसेज सेल से यहाँ जा सकता है। अगर इस पे भी कैस्पेरियन स्ट्रिप होती तो, क्योंकि ये जल के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है और जल का कंडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए ये पैसेज सेल होती हैं, वो जल को कंडक्ट कराने में सहायक होती हैं। और ये प्रोटोजाइलम जाइलम की वेसल से होता हुआ ऊपर स्टेम तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का एक मेन फंक्शन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरिसाइकल से लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं, जैसे ये प्राइमरी रूट है, इससे अगर ये पार्श्व रूट निकलती हैं, लेटरल रूट निकलती हैं, तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, पेरिसाइकल से होता है, इंपॉर्टेंट है। और पेरिसाइकल का दूसरा फंक्शन यहाँ और क्या होता है, ये कैम्बियम का फॉर्मेशन कराती है, एधा का निर्माण इससे होता है। ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। इसमें शुरू में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कैम्बियम नहीं होती है रूट में, लेकिन जब भी इसमें लेटरल ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उससे पहले यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है डाइकोट रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक चीज़ और, इसमें ये आपने देखा होगा कि हमने 4 ही बनाए हैं, 4 जाइलम हैं और 4 फ्लोएम हैं। डाइकोट रूट में टेट्रार्क कंडीशन, मोस्टली कौन सी कंडीशन पाई जाती है, टेट्रार्क, मतलब जाइलम फ्लोएम की संख्या कितनी होती है, 4। वैसे 2 से
6 तक हो सकती है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होती। 6 से ऊपर होते ही मोनोकोट में वो कंडीशन पाई जाती है और उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीआर्क। तो यहाँ टेट्रार्क कंडीशन पाई जाती है, मोस्टली 4 होते हैं, वैसे 2 से 6 तक हो सकते हैं डाइकोट रूट में। तो इस एक तो हमने कहा रूट में एक जार्ज कंडीशन पाई जाती है और दूसरी टेट्रार्क कंडीशन है, जबकि हम मोनोकोट रूट में देखेंगे वहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाएगी, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब हम बात करें मोनोकोट रूट की। मोनोकोट रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें भी क्या होगा, ऐसे ही रूट हेयर होंगे और वहाँ पे क्या होगी, राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा होगी और जनरल कोर्टेक्स होगा। वहाँ पे क्या होगा, ये कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के बाद क्या होगा यहाँ पे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। अब वहाँ क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने अभी कहा था कि इसमें एक तो पॉलीआर्क कंडीशन होगी, एक यहाँ हमने जाइलम की जो वेसल्स हैं मेटाजाइलम की वो पॉलीगोनल होती हैं डाइकोट रूट में, जबकि मोनोकोट में देखें हम तो सर्कुलर होती हैं। ऐसी कंडीशन होगी उसमें। यहाँ क्या होंगे, फ्लोएम, और यहाँ पे पिथ है वो भी क्या होगी, वेल डेवलप होगी, यहाँ बहुत कम या एब्सेंट होगी, जबकि मोनोकोट में ये पिथ या जो मज्जा है वो क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। और ये पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है। जाइलम फ्लोएम की या वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 या 6 से अधिक होती है और इसमें ये मेटाजाइलम की वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो ये था मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस एनाटोमी में। अब हम, ये तो थी इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वर्दी। किसमें, रूट में हम सेकेंडरी ग्रोथ देखें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है मोनोकोट रूट से, मोनोकोट रूट हो या स्टेम हो, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म के सिर्फ डाइकोट्स में क्या पाई जाती है, द्वितीयक वर्दी पाई जाती है। तो द्वितीयक वर्दी होने के लिए क्या जरूरी है, कैम्बियम, एधा होना जरूरी है। और ये एधा क्या होती है, कैम्बियम को हम कहते हैं ये लेटरल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है रूट में, क्योंकि रूट में पहले वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती है, ना कोर कैम्बियम होती है और ना ही वेस्कुलर कैम्बियम होती है। तो यहाँ से क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एब्सेंट होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो पहले किसका निर्माण होगा, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होगा। और यहाँ इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पेरिसाइकल एंड कंजक्टिव टिश्यू से, संयोजी उत्तक से। रूट में वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, पेरिसाइकल तथा कंजक्टिव टिश्यू से। कैसे, यहाँ पे ये जाइलम के ऊपर की यहाँ जो पेरिसाइकल सेल्स होती हैं, पेरिसाइकल की कोशिकाएं होती हैं, वो मॉडिफाई होकर के और किसका फॉर्मेशन करने लगती हैं, कैम्बियम का। और यहाँ जाइलम के ऊपर की ओर, फ्लोएम के ऊपर की ओर, यहाँ अंदर की ओर किसका, ये कंजक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक है, वो भी डिवाइड होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, कैम्बियम का। यहाँ फिर जाइलम आ गया तो जाइलम के ऊपर यहाँ पेरिसाइकल करेगी, फिर फ्लोएम के ऊपर इधर कौन करेगा, संयोजी उत्तक,
फिर यहाँ से होते हुए इस प्रकार से एक वेवी रिंग का फॉर्मेशन होता है, लहरदार वलय का निर्माण होता है। ऐसे लहरदार वलय ये बनता है शुरू में, और इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम इसलिए कहा क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है, इसका फॉर्मेशन बाद में होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। अब इसमें डिवीजन होंगे, तो डिवीजन होंगे तो यहाँ पे ये प्राइमरी फ्लोएम है और यहाँ से इधर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ये अंदर की ओर खिसकेगा और यहाँ क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। तो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता जाएगा और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, और ये बनते बनते ये एक लास्ट में क्या बन जाएगी, एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, ये बाहर की ओर क्या बनाती रहेगी, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। इस प्रकार वुड का फॉर्मेशन होगा। अब ये यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, बाहर की ओर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पेरिसाइकल के सेल्स हैं वो एक्टिव होकर के क्या बनाने लगेंगे, बाहर की ओर एक कॉर्क कैम्बियम बनाएंगी, और इस प्रकार से ग्रोथ होगी। जैसे ये वेस्कुलर बंडल स्टील रीजन था, इसमें और ये बाहर यहाँ पे क्या बनेगी, एक पहले हमने कहा क्या बनी, ऐसे लहरदार वलय बनी, और उसके बाद में ये कैसी बन जाएगी, एक सर्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी। वो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती जाएगी और इसकी मोटाई में वृद्धि होगी। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, बाहर की ओर एक कॉर्क कैम्बियम का। और ये कॉर्क कैम्बियम को अभी पिछले वीडियो में, इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें हमने कहा था कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, फेलोजन। अब ये फेलोजन है वो भी बार बार डिवीजन करके बाहर की ओर तो क्या बना देगी, बाहर की ओर तो वो क्या बनाएगी, कॉर्क, और अंदर की ओर वो बनाएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इस प्रकार इसमें क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब ये जो कैम्बियम होती है उसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती हैं रे इनिशियल सेल्स और दूसरी होती हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। दो टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। रे इनिशियल सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट।